हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारा चैनल सलीश नर्सिंग एकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे अपन। हमारे साथ में है यहाँ पर दीपक सर जी, जो कि नर्सिंग ऑफिसर है अभी परमानेंट, और इनका यहाँ पर खुद का प्लेटफॉर्म भी है, नर्सिंग वाईफाई के नाम से यूट्यूब चैनल है। यदि आप सर्च करो तो आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा कोचिंग भी चलाते हैं। तो आज बात करेंगे उन सभी मुद्दों के ऊपर जिनके बारे में जो है एक फ्रेशर अभ्यर्थी सोचता है और एक जो वर्तमान में कार्यरत अभ्यर्थी है, नर्सिंग ऑफिसर या नर्सिंग कर्मचारी, नर्सिंग स्टाफ, वो भी सोचता है। क्या किस बारे में? नर्सिंग प्रोफेशन के बारे में और उसके पीछे जो भी चीज़ें होती है उसके बारे में। तो सबसे पहले अपन शुरू करेंगे इनके साथ में इनके इंट्रोडक्शन के बारे में, परिचय के बारे में। सर, आपका परिचय। थैंक यू सो मच। पहले तो सैलेस नर्सिंग कंसल्टेंसी जो काफ़ी अच्छा काम कर रही है नर्सिंग में, और राजस्थान की बात करें उनके अंदर सारा आपका नॉलेज अपडेट होता है कि कब कौन सी वैकेंसी आने वाली है और कब कौन कौन से नए प्रोग्राम इम्प्लीमेंट होने वाले हैं। और आपने काफ़ी पॉडकास्ट किए, मैंने देखा है, डिफरेंट हेल्थ वर्कर के बारे में अभी शुरू किए मैंने, है ना। जैसे कि आपका EMT स्टाफ होगा, जस्ट लाइक एक एक्सपीरियंस शेयरिंग है वो, कि आप स्टूडेंट जो न्यू प्रेशर स्टूडेंट है उनके लिए आप एक्सपीरियंस शेयरिंग कर रहे हो। मैं मेरी बात करूँ तो आई एम ए नर्सिंग ऑफिसर इन सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। और मैं लगभग 6 साल से अपना नर्सिंग ऑफिसर का जॉब कर रहा हूँ। और वर्तमान में अगर मैं बात करूँ कि हम एक छोटा सा इनोवेटिव प्रोग्राम लेके आए, प्रीमियम कंटेंट लेके आए अफोर्डेबल प्राइस के अंदर, जो कि एक हमारा नर्सिंग वाईफाई करके क्लासेस है। तो उसके बारे में भी बात करेंगे आज हम इस पॉडकास्ट में। एक्चुअली क्या है, इनका काम और मेरा काम एक तरह से आप इसको सेम भी मान सकते हो, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये भी है कि ये परमानेंट नर्सिंग ऑफिसर है, ठीक है, और मैं जो हूँ अभी राजस्थान में कॉन्ट्रैक्ट पे लगा हूँ, ठीक है। लेकिन ये भी जो है नर्सिंग प्रोफेशन के बारे में काफ़ी आगे तक की सोच रखते हैं और कुछ नया और अलग करना चाहते हैं। और अपने जो नर्सिंग कैंडिडेट होते हैं या अभ्यर्थी जो होते हैं स्टूडेंट, उनके बारे में ये भी काफ़ी कुछ सोचते हैं भविष्य के लिए कि उनको कुछ ना कुछ देकर जाए इस लाइफ में। और मैं भी यही सोचता हूँ कि कुछ अलग देने की कोशिश करूँ अपने नर्सिंग प्रोफेशन को। तो इनसे बात करते हैं सबसे पहले अपन कि इनकी जर्नी शुरू कहाँ से हुई थी। सबसे पहले सर, जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट अभी देख रहे होंगे, जैसे नर्सिंग करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, GNM या BSc नर्सिंग। तो आपने भी की है डिग्री, डिप्लोमा क्या किया है आपने? सर, मैंने 2012 में सबसे पहले स्टार्ट किया BSc नर्सिंग कोर्सेज। BSc नर्सिंग। अब आपको यहाँ से चीज़ें पता चलेगी कि BSc नर्सिंग या नर्सिंग करने के बाद में जो जर्नी होती है, उसके बाद सिलेक्शन या तैयारी कैसे होती है, किन कंडीशन में होती है, फिर सिलेक्शन किस तरह से लेते हैं, सिलेक्शन लेने के बाद में ज्वाइनिंग जो हो जाती है, फिर अपनी जो सैलरी आना स्टार्ट होती है, अपन परमानेंट हो जाते हैं। उसके बाद में जो ये इन्होंने आगे की क्या सोची, वो सभी जब आप सुनोगे पता चलेगा, तो आपको काफ़ी कुछ यहाँ पर चीज़ें पता चलेगी। तो बताइए आप अपनी जर्नी शुरू से। बेसिकली मैं बात करूं, मैं 2012 के अंदर सबसे पहले BSc नर्सिंग स्टार्ट किया। पहले तो मैं बता दूं BSc नर्सिंग कौन कर सकता है जी। तो जो भी बच्चा साइंस से 12th जिसने किया है, उसके बाद PCB है, बायोलॉजी जिसने लिया है, वो GNM या BSc नर्सिंग में एडमिशन ले सकता है। वही मैंने किया। अच्छा। उसके बारे में बात करूँ कि 4 साल का आपका डिग्री प्रोग्राम होता है, जिसके अंदर आपका सेमेस्टर वाइज एग्जाम होते हैं। नाउडेज अगर बात करें कि सेमेस्टर वाइज 6 मंथ में आपका एग्जाम होता है जी। अगर आप GNM डिप्लोमा करते हो तो आपको GNM में क्या मिलेगा, 3 साल आपका GNM होता है, उसके बाद आपका वो डिप्लोमा में काउंट होता है। तो जनरली मैंने 4 साल का BSc नर्सिंग किया, पूरा कॉलेज अपना कंप्लीट किया। सबसे बड़ी बात कि कॉलेज कुछ का तो ऐसे होता है कि आपने खुद से किया हो, मैंने अपने सेल्फ किया। सेल्फ करने का मतलब है कि मैंने उसके लिए एजुकेशन लोन लिया और एजुकेशन लोन से अपना BSc नर्सिंग कंप्लीट किया। तो थोड़ा सा लोन लेकर स्टडी करना है ना, लोन लेकर स्टडी करना मतलब बड़ा बात है, आपको उसको पे भी करना है, रीपेमेंट भी करना है। तो ये बात हमेशा एक दिमाग में थी। कॉलेज की बात करूँ कि कॉलेज राजस्थान में काफ़ी अच्छे कॉलेजेस हैं जी। जैसे मैं बात करूँ, मैंने 12 डिस्ट्रिक्ट और करला नर्सिंग से जनरली मैं बात करूँ, सेम कॉलेज से ही नर्सिंग की है, सेम कॉलेज से किया है, ठीक है। जैसे मैं जूनियर, बट ये ऐसा नहीं कि होता है अब सेम अच्छे काम कर रहे तो मिल रहे हैं, है ना। क्या होता है, अच्छा काम कर रहे तभी मिल रहे, तो अच्छा करता रहना चाहिए ये भी। तो 4 साल का जो नर्सिंग प्रोग्राम है, मैं सबसे पहले सभी स्टूडेंट से बोलना चाहूँगा कि वो 4 साल में आपको मौज करना है, मज़े करना है, पर कम से कम 2 से 3 घंटे अपने डेली के ज़रूर दें अगर आपको फ्यूचर में कुछ करना है। क्योंकि नाउअडेज कंपटीशन इज़ सो हाई इन नर्सिंग, काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो कम से कम आप जो अपने ग्रेजुएशन पढ़ रहे हो, जो भी सब्जेक्ट क्लियर कर रहे हो, थोड़ा बहुत नॉलेज आपको उसके बारे में होना चाहिए। तो मेरा तो एकेडमिक ईयर काफ़ी अच्छा रहा है। मतलब अगर मैं बात करूँ ओवरऑल ग्रेजुएशन की, तो 80% से मेरा BSc नर्सिंग कंप्लीट है। 80%, 80% आपने बनाई है? हाँ, बनाई है। उसके बाद जनरली हम बात करें कि क्या होता है, हम सब जैसे नर्सिंग कंप्लीट होती है, हमारा प्राइमरी गोल होता है कि हम जॉब करने चले जाएं प्राइवेट। पहले ये होता था कि प्राइवेट जॉब, जो भी हम पैसे कमाने की सोचते हैं। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप पैसे भी कमाना है आपको। अगर जैसे आपको जॉब भी करना है BSc नर्सिंग कंप्लीट होने के बाद, तो पहले अपनी स्टडी को 6 महीने दे दो। चाहे सेल्फ स्टडी करो, चाहे कोचिंग में जाके करो, पर कम से कम 6 महीने अपने आप को दो। सेल्फ स्टडी कर लो, कैसे भी करो सेल्फ। ऐसा नहीं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल भी है जिन्होंने सेल्फ स्टडी करके अपने
सेंट्रल गवर्नमेंट या एम्स के एग्जाम निकाले हुए हैं, अच्छा अच्छा, सेल्फ स्टडी तो से, सेल्फ विदाउट स्टडी कोचिंग। विदाउट कोचिंग, ठीक है। अगर आपके अच्छे नोट्स हैं तो आप सेल्फ स्टडी से भी आपका कंप्लीट कर सकते हो, बेसिकली बात है। तो कम से कम 6 महीने दो, वो जो सब्जेक्ट हमने 4 साल में पढ़े हैं उनको 6 महीने में आप एक बार वापस से रिव्यू करो। आपने मतलब सेल्फ स्टडी की थी डायरेक्ट, है ना? बिल्कुल, कोचिंग नहीं की ना? कोचिंग किया था मैंने, बट मैं कोचिंग कुछ रीजंस की वजह से 4 महीने के अंदर ही ड्रॉप आउट करके आ गया था। कहाँ से की थी कोचिंग? मैंने कोचिंग की थी, अगर हम बात करें, पुराना एक इंस्टीट्यूट था, पहला नर्सिंग में जो कोचिंग करा था GMR इंस्टीट्यूट, जयपुर। GMR जयपुर से मैंने कोचिंग किया था, बट कुछ टेक्निकल इश्यूज रहे जिस वजह से मुझे घर आना पड़ा, वापस घर आ गया था सर। बात ये, तो बेसिकली हम बात करें तो मैं बोलूँगा कि अगर सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो तो कम से कम 6 महीने आप अपना दो। उसके बाद हम बात करें कि जॉब कौन सा करना चाहिए। जैसे कि 2 ऑप्शन होते हैं, एक होता है हमारे पास कि हमें कॉलेज में टीच करना है, दूसरा होता है हमारे पास हॉस्पिटल में जाना है। अगर आप रियल में कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको अपना जो टाइम है वो कॉलेज को देना चाहिए, बेसिकली मैं बात करूँ, है ना। बेटर रहेगा आप कॉलेज चूज़ करो। जब आपको अगर जॉब करना है, कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं काफ़ी लोगों के, तो हम बोलेंगे कि उनको क्या करना है, कॉलेज ज्वाइन करना चाहिए। कॉलेज ज्वाइन करेंगे, टीचिंग कराएंगे बच्चों टीचिंग को, कराना चाहिए। उसमें क्या होता है कि आपको टाइम मिल जाता है, टाइम मिल आपको जाता वही है। काम करना है, आपको भी पढ़ना है, आपको अपन को भी पढ़ना पड़ेगा, बच्चों को भी पढ़ाने के लिए पढ़ना है, प्रैक्टिस हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी और कंपटीशन की तैयारी साथ में चल रही है। तो हमें यही करना चाहिए कि अगर आपका BS नर्सिंग अच्छे मार्क्स से आप कंप्लीट कर चुके हो तो आपका नेक्स्ट स्टेप होता है, अगर आपको जॉब भी लुकिंग करना है, जॉब देखना है, तो आप एज ए ट्यूटर जॉब करो। हाँ, फिर आपने स्टार्ट किया, फिर इसके बाद? सर मेरा, जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि कोचिंग में जयपुर गया, हाँ, है ना। जयपुर मैं एक और इंक्लूड कर देता हूँ कि जयपुर में जाके कोचिंग करने का जो कॉस्ट आता है, अराउंड उस टाइम का जब मैंने किया था तभी लगभग 50,000 के आसपास तो था। अभी तो और ज़्यादा होगा। तो अभी तो और ज़्यादा हो, मुझे आइडिया नहीं है, बट लगभग मुझे सुनने में आया कि 28, 32, 35 तक भी है कोचिंग फीस। उसके अलावा आपका रहने का भी अलग इश्यूज़ होते हैं, तो लगभग 60-65 आपका फिर से जाने वाला है। अच्छा, BS नर्सिंग करने के बाद, BS नर्सिंग करने के बाद में यदि अपन कोचिंग करने जाएंगे ऑफलाइन तरीके से, तो उसमें आपका खर्चा बढ़ेगा। इसलिए अभी जो ये ऑनलाइन वाला जो मैटर शुरू हुआ है, ऑनलाइन पढ़ाई का, है ना, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और इसी के ऊपर जो है सर ने इसको आदर मानते हुए और कुछ देने के माध्यम से ये शुरू किया था। मैं बताऊंगा अभी आपको वीडियो के एंड में भाई किस तरह से आप इनके प्लेटफॉर्म भी ज्वाइन कर सकते हो। सर नेक्स्ट जर्नी में बताता हूँ आपको। मैं 4 महीने में कोचिंग से वापस आ गया कि घर में भी थोड़ा सा इशू था। दूसरा ये इशू था सर, मैंने लोन ले रखा था, मैंने बताया वीडियो में ना पहले। तो वो क्या होता है, जब आपने नर्सिंग कंप्लीट हो जाती उसके 1 ईयर के अंदर आपको लोन रीपेमेंट करना होता है बैंक को। तो मेरा दूसरा बर्डन दिमाग पे आ रहा था कि मेरे को लोन रीपेमेंट करना है। तो मैं कोचिंग करके आया, फिर मैंने ऐसा किया, जो कॉलेज था मैंने कॉलेज ज्वाइन कर लिया एज ए ट्यूटर, ताकि मैं घर वालों पर जो मेरा फॉर्म फीस है ना, तो डेली रूटीन्स के जो खर्चे हैं उनको मैं निकाल सकूँ, मतलब बर्डन ना बनूँ ना। अब एक ग्रेजुएट हो चुका हूँ, लड़का हूँ, सेल्फ स्टडी के साथ में आप मतलब एम्प्लॉयमेंट होना जरूरी है। तो मैंने 4 महीने का गैप था मेरा रजिस्ट्रेशन आने के बाद। 4 महीने का कोचिंग था, उसके बाद मैं आया, मैंने कॉलेज पढ़ाना स्टार्ट किया और सर मैंने 1 साल तक कॉलेज पढ़ाया। अब इस ड्यूरेशन में क्या किया है सर मैंने, कि मेरा कॉलेज का टाइम 6 घंटे का होता था जनरली। मैं 2 घंटे क्लास लेता था, बाकी 4 घंटे का टाइम मेरे पास बच जाता लगभग ना। तो मैं कॉलेज में बैठ कर लिटरली आपका 4 घंटा पढ़ने को ही देता था। इसके बीच में मैं एक चीज़ आपसे पूछूं, आपका इधर मन नहीं किया कभी 108 में लग जाऊं एम्बुलेंस में सर? राजस्थान में नहीं होता है, राजस्थान से नर्सिंग की है, बताता हूं आपको ना, या फिर मैं कॉन्ट्रैक्ट पे लग जाऊं? अभी बहुत सारे सोच रहे होंगे, हाँ सोच रहे कि ये तो केवल नर्सिंग ऑफिसर की बात कर रहे हैं। नहीं यूँ सोच रहे होंगे भाई आपका मन उधर क्यों नहीं गया? आपने तैयारी शुरू किया, बहुत शानदार काम किया, मन उधर क्यों नहीं गया ताकि इनको मोटिवेशन मिले? आप लोगों को फिर बताता हूँ, क्योंकि मैं BS नर्सिंग के बाद एम्स ऋषिकेश के लिए MSc एंट्रेंस एग्जाम में सेलेक्ट हो गया था। अच्छा, है ना, वहाँ से एक मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन क्या मिलता है, मैं घर आता हूँ, पापा को बोलता हूँ मेरा सिलेक्शन हो गया, तो पापा मेरे को एक बात बोलते हैं, बेटा पढ़ाई तू बाद में भी कर सकता है, तूने इतनी पढ़ाई कर ली, एक बेसिक ग्रेजुएशन कर लिया है, अब नीड क्या है, पैसों की नीड है ना। तो मुझे लगा कि पैसों की नीड है, पापा ने बोल दिया, तो मतलब वो MSc नर्सिंग वाला तो क्विट करना पड़ेगा, तो 2 साल MSc नर्सिंग छोड़नी पड़ेगी, 2 साल और पढ़ना पड़ेगा और पढ़ाई करनी पड़ेगी। क्या ऑप्शन बच्चा है, अच्छा पेमेंट कमाने का क्या ऑप्शन है? तो अच्छा ऑप्शन है कोई भी जॉब मिल जाए। हम मैं बात करूँ कोई भी जॉब मिल जाए। मैंने एग्जाम दिए, UP NHM में मेरा सिलेक्शन भी हुआ, CHO में हुआ था आपका? NHM में हुआ, स्टाफ नर्स में भी हुआ, CHO में भी हुआ। अच्छा। बट प्रॉब्लम ये हुआ कि मैंने सोचा कि अगर मैं आज ज्वाइन कर लेता हूँ, है ना, जैसे CHO NHM ज्वाइन कर लूँ, मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में कि टीचिंग जॉब अच्छा है कंपेरेटिवली द हॉस्पिटल जॉब। मैं अगर कम्युनिटी लेवल पे NHM लेवल पे जॉब करता हूँ, घर से दूर रहूँगा, पहली चीज़। दूसरा, खाना खुद को बनाना पड़ेगा। तीसरी चीज़ यहाँ पर रहेगी कि वो घंटे जो 6-7 घंटे वो मेरे मतलब मैं काम करके आऊँगा तो 2-4 घंटे मुझे सोने में भी लगेंगे, तो मेरा स्टडी का टाइम बहुत कम बचेगा, है ना। तो मैंने जानबूझकर अपने दिल पे पत्थर रखकर उस जॉब को छोड़ा, ठीक है, और कॉलेज में ही कंटिन्यू किया। और कॉलेज में मैंने कंटिन्यू किया, विद इन 1 ईयर्स के अंदर मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब मिल गई। अच्छा, ये तो ये था कि मेरा जो 4 महीने मेरे कोचिंग के,
6 महीने मैंने सेल्फ स्टडी की, और ऐसा नहीं फेलियर देखने को मिला। मैंने 3 एग्जाम दिए उसके पहले, अच्छा। मैं फेल हुआ, जी। ठीक है। मैंने इसके बीच में 2 महीने हॉस्पिटल जॉब भी किया कोटा के अंदर, अच्छा, बट वो फेलियर मिला। हॉस्पिटल जॉब देखकर मुझे फेलियर मिला, रायपुर एम्स में फेलियर मिला। मुझे उससे एक लर्निंग मिली कि हॉस्पिटल जॉब करते हुए थोड़ा डिफिकल्ट है एग्जाम क्लियर करना कंपेरेटिवली द कॉलेजेस जॉब। तो मैंने कॉलेज को चूज़ किया अपना कंटिन्यू नर्सिंग ऑफिसर जो ड्रीम था उसको पाने के लिए। आपने बताया कि आपने सेल्फ स्टडी भी की, यस, कोचिंग भी की थी, है ना, और इसमें फाइनली फिर आपका सिलेक्शन हुआ। तो सिलेक्शन के बाद की जर्नी, इसके बाद आपकी सिलेक्शन के बाद जर्नी की बात करूँ, सिलेक्शन कहाँ का मिली थी पोस्टिंग आपको? हाँ, वही सारा मैं डिस्क्रिप्शन देता हूँ थोड़ा सा। हाँ। देखो, सिलेक्शन के कुछ मोटिव होना चाहिए आपके दिल में ना, कि आपके लाइफ में आपको क्या करना है। अगर आप गोल सेट नहीं करोगे, अगर आपका मन में कोई गोल नहीं है, कोई एम नहीं है, तो आप वो काम सक्सेसफुली नहीं कर सकते। बेसिकली मैं बात करूँ सबको अगर बताना चाहूँ कि आपकी लाइफ में ड्रीम्स जरूर होना चाहिए, बिल्कुल, है ना। ड्रीम्स ही क्या देते हैं आपको? ताकत देते हैं कोई भी काम करने के लिए। तो मेरा घर संभालने के अलावा दूसरा ड्रीम जो है, अगर आप लोग सोचोगे क्या है, मेरा ट्रेवल करने का बहुत ज़्यादा शौक है जी। मतलब ये नहीं था, बट जैसे मैंने जॉब लगा तो मैंने सोचा अब मैं अपने लिए क्या कर सकता हूँ, बेटरमेंट ना, कि अपने पास टाइम है भी। मैं जल्दी जॉब लग गया, 23 ईयर्स में जॉब लग गया, अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो सर मेरा ड्रीम्स था कि मैं ट्रेवल करूँ। तो एक तो इस जॉब ने मेरे को एक सिक्योरिटी दे दी कि अब आप अपना ट्रेवलिंग कर कम सकते से हैं, कम घूम सकते हैं, इंडिया ट्रेवल कर सकते इंडिया हैं। इतना ट्रेवलिंग। तो आपको ये दे दिया कि इंडिया ट्रेवल कर सकते हैं। तो वो जर्नी मैंने स्टार्ट की। इसके बाद दूसरा बेनिफिट है सेंट्रल गवर्नमेंट का कि आपको लीव्स इजीली मिल जाती है, अच्छा है अच्छा, ना। एम्स में थोड़ा सा इश्यूज होता है। मैं अगर कोई एम्स वाले तो उनको भी गाइडेंस करना चाहूँगा, जब वो चूज़ करे, अगर उनका सिलेक्शन के बाद वो चॉइस करे कि आपको कहाँ जाना है, एम्स में जाना है या सेंट्रल गवर्नमेंट में जाना है, तो मैं बोलूँगा आपको सेंट्रल गवर्नमेंट चूज़ करो, DSSP जॉब चूज़ करो, क्योंकि वहाँ पर थोड़े से पंगे कम होते हैं, या फिर इजीली आपको लीव्स वगैरह इजीली मिल जाती है, दे एड्रेस योर प्रॉब्लम्स। पर एम्स में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पर आपको 15 दिन पहले इंटीमेशन देना पड़ता है, अच्छा अच्छा। और बहुत सारे इश्यूज और भी है, कंट्रोवर्शियल इश्यूज होते रहते हैं एम्स के अंदर ना। 80-20 था आपके समय? मेरे टाइम पे 80-20 नहीं था, इट्स बेटर, बट 80-20 होता तो भी मैं क्वालिफाई हो जाता, क्योंकि रैंक काफ़ी ठीक था, है ना। रैंक अराउंड मैं बात करूँ तो हमारे पास 200 के आसपास मेरा रैंक था, तो हो जाता, मतलब हो जाता, सेटिस्फाई है ना। जब नहीं हुआ था, नहीं हुआ, 3 एग्जाम है, पर हो जाता ये है। पर 80-20 होने के बाद भी मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा यहाँ पर, अगर आपने बात रखी है, जब 80-20 नहीं था तो नंबर ऑफ नर्सिंग पोस्ट क्या होती थी एग्जाम में, कम होती थी। जैसे कि मैं बात करूँ 1000 होता था, है ना, 1200 होता था। बट अभी जो नॉर्सेट कॉमन एलिजिबिलिटी एग्जाम हो रहा है, उसमें 80-20 होने के बाद भी आपके जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 4000, 5000, 3000 तक आ रही है। तो आपको उतनी अपॉर्चुनिटी अभी भी मिल रही है। अगर आप 200 रैंक लेके आते हो तो आपका सिलेक्शन आज भी हो जाएगा। बिल्कुल सही है। ये तो अपॉर्चुनिटी है आपके पास। तो जैसे GNM और BSc नर्सिंग दोनों में से क्या सही रहता है करना? देखो, दोनों का मैं बता देता कंक्लूड करके कि अगर आप एक GNM करके आ रहे हो या BSc नर्सिंग करके आ रहे हो, BSc नर्सिंग करके आ रहे हो तो आप कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम विदाउट एक्सपीरियंस दे सकते हो, है ना। बट अगर आप GNM करके आते हो, या तो आपको 2 साल का पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग करना पड़ेगा, या फिर आपको 2 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए, मोर देन 50 बेडेड हॉस्पिटल। ऐसा जो आपका PF जहाँ पर करता है, ऑथेंटिक एक्सपीरियंस होना चाहिए, फर्जी बनाने का ना सोचे। एम्स काफी ज्यादा एक्टिव है आजकल, तो कम से कम आपका 50 बेडेड हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और आपका पे स्लिप आना चाहिए उसमें। ये बात जो भी GNM कैंडिडेट है उनको ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, लोग थोड़ा सा अपना टाइम बचाने के लिए क्या कर लेते हैं, फर्जी ऐसे काम कर लेते हैं, और बाद में स्कैम में जाके उनका बिल्कुल फर्जी बनवाते हैं एक्सपीरियंस, बाद में जाके आप परेशान हो गए। ऐसा हो चुका है काफ़ी केसेस नर्सिंग के अंदर। तो ना करें, ऐसा हॉस्पिटल चूज़ करें जो आपको 2 साल का हॉस्पिटल एक्सपीरियंस दे, साथ में आपका पे स्लिप आपको मिले कम से कम। तो नर्सिंग फील्ड के बारे में फिर आप और क्या सोचते हो आगे करने के लिए? अभी क्या कर रहे हो आप नर्सिंग फील्ड में? मैं वर्तमान में क्या कर रहा हूँ? नर्सिंग फील्ड में अगर मैं बात करूँ, जॉब के साथ साथ मैंने जब जॉब लगा 2019 के अंदर, है ना, जॉब के साथ मैंने अपना टीचिंग स्टार्ट किया था, है ना। जितनी भी कोचिंग से दिल्ली के अंदर, उनमें मैंने एज ए एजुकेटर भी काम किया। मतलब आप जितना चाहो लाइफ में काम कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने मोटिवेटेड हो अपने आप के लिए ना। मैंने बोला ड्रीम्स होने चाहिए, पैशंस होना चाहिए, ड्रीम्स होने चाहिए। अगर आपके पास है तो आप कर सकते हो। तो 2019 के अंदर ही मैंने जब लॉकडाउन हुआ, देखो लॉकडाउन ने काफी कुछ दिया है मुझे, बोला लॉकडाउन छीन लेता है, ऑनलाइन करता है, तो लॉकडाउन ने मुझे काफी कुछ दिया है। ये दिया है कि एक तो मेरा जॉब लॉकडाउन से पहले था, इज अ बेटर थिंग, क्योंकि 2 साल वैकेंसीज नहीं हुआ, लोग परेशान रहे, स्टडी से डिटेच हो गए, तो मेरे को पहले लग गया तो मैं अच्छा था। दूसरा कोविड हुआ, उसमें भी मैं बच गया, लॉकडाउन ने बहुत बच दिया। उसके बाद हमने क्या किया कि लॉकडाउन में सभी कोचिंग्स बंद हो गई थी, तो हमने हमारा स्टार्टअप स्टार्ट किया, ऑनलाइन स्टार्टअप स्टार्ट किया दिल्ली के अंदर, ठीक है। तो वहाँ से हमने स्टार्ट किया कि अफोर्डेबल प्राइस के अंदर बच्चों को प्रीमियम कंटेंट डिलीवर करना स्टार्ट किया। अच्छा अच्छा, ठीक है। उस प्लेटफॉर्म में हमने काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ की, ठीक है। काफ़ी बच्चों को सिलेक्शन दिलाया, मोर देन अगर मैं बात करूँ 700 से ज़्यादा
अभी तक नर्सिंग ऑफिसर जितने भी देश में इंस्टीट्यूट है उनमें हमारे बच्चे आपको देखने को मिल जाएंगे। अच्छा, आपके प्लेटफॉर्म का नाम थोड़ा अगर बताओ मैं जोर प्लेटफॉर्म से। की बात करूँ ना, वो हमारा जो राइजिंग प्लेटफॉर्म है वो हमारा नर्सिंग वाईफाई एजुकेटर्स है, जो आपको यूट्यूब पर iOS एप्लीकेशन के अंदर या बात करें एंड्रॉइड के अंदर देखने को मिल जाए। नर्सिंग वाईफाई एजुकेटर्स, नर्सिंग वाईफाई एजुकेटर्स, क्या सर्च करना नर्सिंग पड़ेगा? वाईफाई क्लासेस कर सकते हो। नर्सिंग वाईफाई क्लासेस के नाम से आ जाएगा यूट्यूब चैनल। हाँ जी, और ऐप कौन सा ऐप का नाम? नर्सिंग वाईफाई क्लासेस ही ऐप है। ऐप प्ले स्टोर पे यदि आप देखो है ना, एंड्रॉइड या iOS दोनों में, तो आपको नर्सिंग वाईफाई क्लासेस के नाम से आपको मिल मिल जाएगा। हालांकि मैं लिंक आपको दे दूंगा वीडियो अगर मैं बात करूँ सर, फर्स्ट नर्सिंग पेज कोई होगा, आई थिंक ग्रोथ हो सकता है कि कम ज़्यादा हो। फर्स्ट जो नर्सिंग पेज था 2017 के अंदर, पहला नर्सिंग पेज नर्सिंग के अंदर नर्सिंग वाईफाई एजुकेटर के नाम से हमारा ही था, नर्सिंग वाईफाई तो फर्स्ट पेज। ये इसको आप बताइए, मतलब इसमें आपकी टीम के बारे में बताना। हाँ, अगर मैं टीम की बात करूँ, जैसे पहले तो मैं प्लेटफॉर्म की बात करूँ, प्लेटफॉर्म के बारे में है ना। बताओ। हमारा प्लेटफॉर्म जो है एज ए इन्फॉर्मेटिव जर्नी के थ्रू स्टार्ट हुआ। इन्फॉर्मेटिव जर्नी की बात करूँ कि जस्ट कोई वैकेंसीज आती थी उनको हम वहाँ पर अपलोड कर देते। अभी तो काफ़ी सारी चीज़ें आ गई, इंक्लूड हो गई है कि आपका इंस्टाग्राम चैनल, ब्रॉडकास्ट चैनल का बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड है ना। पहले यूट्यूब पर भी लोग नहीं थे। तो अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले इन्फॉर्मेटिव चैनल के रूप में स्टार्ट हुआ 2017 के अंदर। हमने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखा। उसके बाद हमने पहला नर्सिंग वाईफाई ऐप बनाया। नर्सिंग वाईफाई ऐप पे हमने टेस्ट सीरीज स्टार्ट की। जो ESIC एग्ज़ाम हुआ था, उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा देखा कि बच्चों का सिलेक्शन हुआ है या काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन टेस्ट सीरीज से आए। तो हमने सोचा क्यों ना इसको एजुकेशन प्लेटफॉर्म के रूप में लाया जाए। और जो पर्पज़ था एजुकेशन प्लेटफॉर्म के रूप में लाने का, वो मेन पर्पज़ ये है कि आपको प्रीमियम कंटेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, प्रीमियम कंटेंट का मतलब ऐसा कंटेंट जो आपको सिलेक्शन जर्नी की ओर लेके जाएगा, डेफिनेटली लेके जाएगा। क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो या तो प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं या प्रीवियस एग्जाम में आने वाले हैं। एक साधारण GNM या BSc नर्सिंग अभ्यर्थी ने नर्सिंग कर ली तो वो कर सकता है आपका प्लेटफॉर्म ज्वाइन तैयारी के हिसाब से? बिल्कुल सर, अगर कोई कोई से भी स्टेट से अगर आप हो, ठीक है, तो नर्सिंग वाईफाई एप्लीकेशन पर जाकर अपना स्टडी के लिए जो 6 मंथ का कोर्स हमने बनाया है, रिकॉर्डेड और ऑनलाइन दोनों अवेलेबल है। साथ में हम बात करें कि प्रीमियम नोट्स देखने को मिलेंगे, आपको टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी जो, और हम साथ में आपके 24 आवर्स भी आर कनेक्टेड फ्रॉम द व्हाट्सएप सर्विसेज। ठीक है, जहाँ पर डाउट सेशन जो भी टीचर्स है, अगर आप उनको भेजते हो तो आपको देखने को मिलेगा कि आपको सोल्यूशन मिलेगा। रिकॉर्डेड वीडियो भी है और ऑनलाइन भी चलता है। दोनों अवेलेबल। इवन राजस्थान CHO जो अपकमिंग है, अच्छा, राजस्थान CHO के लिए भी अवेलेबल है, नर्सिंग नॉन नर्सिंग दोनों कंटेंट के साथ। और अगर कोई सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहे वो भी कर सकता है? वो भी कर सकता है, पर मैं फिर भी अगर अपने टीम की बात करते हैं कि टीम जानना जरूरी है, कि ऐसा नहीं कि कोई भी लोग है और आपको एक ऑथेंटिक चीज़ ना मिले। वो तो टीम की मैं बात करूँ, जितने भी हमारे पास नर्सिंग ऑफिसर है, दे आर सिलेक्टेड इन वेरियस एग्जाम्स, है ना। मैं भी खुद भी आपका बात करूँ, 3 या 4 एग्जाम मैंने निकाले हुए हैं 2019 के पहले। उसके बाद मैंने कम एग्जाम दिए। रिसेंटली SNO एग्जाम दिया था, डेटा क्वालिफाइंग नेचर, वो क्वालिफाई हो गया। 80-20 है वहाँ पर भी, तो क्वालिफाइंग नेचर है आपका। बात करें इसके जो और टीचर्स हैं, दे आर पोस्टेड इन द सेम डिपार्टमेंट। जैसे मान लो कोई उनको पढ़ा रहा है तो आपको उनको डिपार्टमेंट से ही मिलेगा। गवर्नमेंट एग्जाम, गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली के अंदर से है। कोई OBG टीच कर रहा है, दे आर गायनिकोलॉजिकल डिपार्टमेंट, है ना। तो सेम डिपार्टमेंट, जैसे मैं पीडिया टीच करता हूँ आपको, तो मैं पीडियाट्रिक हॉस्पिटल से, तो स्पेशलाइजेशन देखने को मिलेगा आपको कि क्रिटिकल जो प्रॉब्लम्स होती है उनको कैसे एड्रेस किया जाता है और आपको क्लिनिकल कैसे सोल्व करना है। क्योंकि जो आपका नॉर्सेट एग्जामिनेशन की बात करें अगर हम यहाँ पर बेसिकली, तो नॉर्सेट एग्जामिनेशन जो बेसिकली डील करता है वो किस चीज़ पे डील करता है आजकल? आपका थिंकिंग पैटर्न पे, क्रिटिकल थिंकिंग पैटर्न पे ही डील करता है। यदि प्राइस के बारे में बात करें तो अदर से कम है या फिर उनके बराबर है, या फिर और कुछ ऑफर्स इसके बारे में बता दो ताकि किसी को ज्वाइन करना हो तो। बेसिकली बात करूँ अगर यहाँ पर, देयर इज अ, बोल सकते हो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की तरह वर्क कर रहे हैं। देयर इज अ ग्रुप ऑफ टीम, दे आर डूइंग गुड वर्क फॉर द नर्सिंग स्टूडेंट। क्यों कर रहे हैं कि जो बहुत हाई फीस, जैसे मान लो आप महाराष्ट्र से हो, महाराष्ट्र से सपोज टू आप कोचिंग करने जयपुर आते हो या कहीं भी जाते हो अदर देन अदर स्टेट, अपना घर छोड़ के, तो आपको समझते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। एक तो आपका फीस आई है जो 35,000 के आसपास आपको फीस स्ट्रक्चर मिलेगा, है ना, या फिर 25,000 ऑफलाइन के अंदर आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो एक तो फीस आई है, आपको घर छोड़ना पड़ रहा है, इवन आप अपना हेल्थ भी छोड़ रहे हो फूड के थ्रू, न्यूट्रिशन फूड के थ्रू अपना हेल्थ भी जा रहा है। बात करें टाइम कंज्यूमिंग है, आपको अकेला महसूस होता है और वहाँ के लोग भी देखने को नहीं मिलते। तो हम यहाँ पर बात करें प्राइस अफोर्डेबल रखा गया। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्या देता है आपको, आपका जहाँ पर आप 4 साल से स्टडी कर रहे हो जिस रूम में, उसी रूम में आपका पूरा क्लासरूम सेटअप हो गया है और आप लाइव 1-to-1 इंटरेक्शंस कर सकते हो। आप मेरे से बात कर सकते हो, टीचर से बात कर सकते हो,
प्रॉब्लम सॉल्यूशंस कर सकते हो और टेस्ट सीरीज से एग्जाम ओरिएंटेड एग्जाम दे सकते हो। प्राइस बात करूँ तो लेस देन 4000 ही रखा गया है। अच्छा, जितने भी कोर्सेज मैं अगर बेसिकली बात करूँ 4000 से कम रखा गया है। और एक और चीज़ कि सभी बच्चों को अगर ज्वाइन करना है, दे आर पहले उनको डेमो देखना है 15 डेज 20 डेज, जब वो सेटिस्फाई हो जाए टीचर से कि ये हमारे टीचर्स हैं और ये हमें अच्छे, अच्छा डेमो की सुविधा भी उपलब्ध है? डेमो इवन नहीं 3 डेज डेमो 4 डेज, इवन आप एक्सेप्टेबल कि आपको 10 डेज डेमो लेके देखना है, आप 10 डेज डेमो लीजिए पहले क्लास ना। काफ़ी सारे बोलते थे ना आप मेरे से कि हम तैयारी कहाँ से करें या कौन सी कोचिंग में जाए, तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म में लेके आया हूँ आप सभी के लिए। आप ज्वाइन कर सकते हो सर के साथ में, आपको सारी सुविधाएं मिलेगी इसमें ना। ऑनलाइन आप स्टडी भी करोगे तो सही, सर भी और इनकी टीम आपसे जुड़ जाएगी, साथ में आपको नोट्स ऑनलाइन मिल जाएंगे और आपको टेस्ट सीरीज और आपको जो भी सलाह रहेगी सेंट्रल गवर्नमेंट या जो भी हो वो आप इन सभी से ले सकते हो। बिल्कुल। बाकी कोई ज्वाइन, अब वो प्रोसेस बता दो भाई पहले कैसे क्या कुछ है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप नर्सिंग वाईफाई ऐप डाउनलोड कर सकते हो। हाँ। उसमें आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए, डायरेक्टली हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उसमें आपको सारे कोर्सेज मिलेंगे, रिकॉर्डेड मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, पुराने क्वेश्चन PYQ मिलेंगे, है ना, सारी चीज़ें आपको। इवन मैं आपको बता दूं राजस्थान CHO को संडे टेस्ट सीरीज फ्री होता है। अच्छा। आपका जो RRB अपकमिंग एग्जाम है उसकी सारी टेस्ट सीरीज फ्री है, मोर देन 15 टेस्ट आपके वहाँ पर फ्री है। तो मैं बोलना चाहूँगा कि एक बार आप जो कोचिंग से, बहुत सारी कोचिंग से सब अच्छा कर रहे हैं, पर अफोर्डेबल प्राइस में आप एक बार आपको चेकआउट करना चाहिए कि हमें क्यों ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना चाहिए अपना अमाउंट। तो एक बार चेकआउट करो, उसके बाद आप चाहो तो परचेज करो, नहीं तो कोई बात नहीं, फ्री कंटेंट से आप अपना एग्ज़ाम निकाल सकते हो, वो भी आप कर सकते हैं आप। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ में नर्सिंग वाईफाई के फाउंडर, बोल देता हूँ मैं आपको। बिल्कुल बोल सकते हैं। अच्छा, इसके पहले कोई और आपने किए, मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम किया हो? हाँ, मैंने दिल्ली में काफ़ी प्लेटफॉर्म पे काम किया, जिसमें नाम तो नहीं ले पाऊंगा क्योंकि देयर इज इश्यूज एंड क्रिएटेड इश्यूज के, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप चेकआउट कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। आप जब नर्सिंग वाईफाई पेज चेक करोगे तो वहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि किन किन प्लेटफॉर्म पे हमने काम किया है। कुछ प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो आपको द बैकग्राउंड में रखते हैं ना, तो हम सामने नहीं है बट हम बैकग्राउंड टीम में हमेशा साथ में रहे और राइजिंग मतलब उनके पूरे करियर या राइजिंग करियर में रहे हैं। राजस्थान स्टेट के बारे में क्या बोलना चाहोगे नर्सिंग के बारे में? सर, राजस्थान स्टेट ने एक माइलस्टोन खड़ा कर दिया है, ठीक है, और मुझे लगता है कि जो नर्सिंग की फैटर्निटी है वो काफ़ी अच्छे से ग्रो किया है राजस्थान में नर्सिंग में 2012 के बाद। एग्जाम्स के बारे में हम काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है, बट हमारे ऊपर जो डिसिप्लिन बनाया जाता है वो डॉक्टर्स के द्वारा बनाया जाता है और इसका एक रिजल्ट है कि 80-20 हुआ। मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि राजस्थान में एक प्रॉब्लम है कि हम हमारा अच्छा कर रहे हैं, जैसे कि हम बात करूँ कि एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जाम में क्लियर निकाल रहे हैं, सीट निकाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो मेरिट पे आती है। हाँ, मेरिट। अच्छा, राजस्थान स्टेट की बात करूँ, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं उस पर भी आऊँगा सर। अभी पहले यहाँ बात कर लेते हैं थोड़ा कि जो भी नर्सिंग ऑफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट में लग चुका है, कम से कम अपना डिसिप्लिन जो होता है ना पोलाइटली बना के रखो, आप प्रोफेशनल जॉब में हो तो। क्योंकि जो ADG थी, एडिशनल डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग, नर्सिंग के अंदर जो हमारा मिनिस्ट्री के अंदर बैठती है, रति बाला चंद्रा, उनके साथ मेरी बात हुई थी एक बार कि 80-20 क्यों इम्पोज किया गया, आपने उसका विरोध क्यों नहीं किया। आपको ऑथेंटिक बात बताता हूँ क्योंकि वो हमारे CNE में आती है, जो कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम होता है ना, वहाँ पर वो लोग आते हैं। तो बात हुई थी कि ऐसा क्यों हुआ, 80-20 क्यों, आपने विरोध क्यों नहीं किया इस चीज़ का। दे आर रिप्लाइंग कि जो नेचर ऑफ बिहेवियर है ना द मेल नर्सेस का, वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंस है, ठीक है, दे आर रूडली वर्क। अच्छी बात है, अपना बात रखना अच्छी चीज़ है, पर उसको किस मैनर में रखना चाहिए, ये हमें अगर थोड़ा सा काम करते तो शायद ये नहीं होता। क्योंकि वो 99% राजस्थान वाले हो चुके हैं, उसमें भी बॉयज़ है ना, तो मैं चाहता हूँ कि बॉयज़ को सपोर्ट मिले आगे, बट पुराने जो बॉयज़ आने वाले हैं उनके लिए भी हमें ऐसा क्रिएट नहीं करना चाहिए माहौल कि लोग डर जाए हमसे ना, कि ये लोग रहेंगे तो फिर डॉक्टर्स काम नहीं कर पाएंगे या नर्सेस काम नहीं कर पाएंगी, इसलिए 80-20 तो कम से कम हमें, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो आने वाले नर्सिंग ऑफिसर जो बच्चे हैं उनके लिए हम अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करके जाए। बिल्कुल। तो ये एक पॉइंट एड्रेस किया था मैंने उस टाइम, जो मुझे लगा कि हमारे अंदर एक थोड़ा सा इश्यूज़ है, और सब इश्यूज सही हैं, पर जो बिहेवियरल पैटर्न है वो शायद हमें हमारा चेंज करना चाहिए। बिल्कुल, ये है ना, जब आप किसी प्रोफेशनल वे में हो तो आपको बहुत ज़रा पोलाइट हो जाना चाहिए, तभी तो काम होगा। ऐसा नहीं कि हम मना कर देंगे जी हम नहीं करेंगे काम, ये हमारा नहीं है, तो आपका जो काम है आपको वो करना चाहिए। मेल नर्स सभी प्रमोट होंगे आगे। मेल नर्स। मैं राजस्थान की बात करूँ तो राजस्थान में सर मैंने भी सपना देखा था कि मेरे घर में जॉब मिले, बट ऐसा हो नहीं पाया है। क्यों? क्योंकि लास्ट मुझे नहीं लगता कि 10 साल में कोई वैकेंसीज ऐसी आई है जो परसेंटेज के बिना हुआ हो। और यहाँ पर एक अच्छी बात ये है कि जितना कॉन्ट्रेक्चुअल एग्जाम होता है वो तो आपका किससे होता है, एग्जाम
एग्जाम से रिटर्न से होता है, अभी आने वाले रिटर्न होता है। हाँ, और जो आपका दूसरा एग्जाम होता है, जैसे कि मैं बात करूँ कि जहाँ पर आपको परमानेंट जॉब मिलनी, वो प्रमोशन बेस से होता है। तो ये थोड़ा सा मुझे अभी अच्छा नहीं लगा। ये अपने कॉन्ट्रैक्ट जो है अपने राजस्थान में वैकेंसी आ रही है कॉन्ट्रैक्ट की, इसकी तैयारी भी आप कराने की सोच रहे हो या कराते हो? नहीं, चल रहा है सर। NHM और चाहे ट्यूटर का हो, चाहे NHM हो, चाहे CHO, है ना, कम्प्लीटली कोर्स तो एक ही होता है। NHM राजमेश की भी आ रही है, अभी टीचर्स की आ रही है। तो जनरली मैं बात करूँ कि जो सिलेबस है, राजस्थान जो पेपर लेता है वो आपका नोट सेट से भी हाई लेवल का लेता है। आपने अगर रिसेंटली राष्ट्र नोट सेट पेपर CHO पेपर देखा हो तो उसका जो था वेटेज हाई लेवल पे था, काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पे था। तो मतलब आप कहना चाह रहे हो कि जो आपने कोर्स तैयार किया है, उसको अगर यदि कोई ज्वाइन करता है तो पर्टिकुलरली नर्सिंग और नॉन नर्सिंग हमने सिलेबस इंक्लूड को आराम से क्लियर कर सकता है पॉसिबिलिटीज ये। बाकी मैं बात करूँ कोई इंडिविजुअल अगर एग्जाम की तैयारी भी कर रहा है बच्चा, तो कैसे तैयारी करना है? सबसे पहले अगर आपके पास नोट्स अवेलेबल है, एक फाइनल ले लेते हैं हम कि अगर नोट्स अवेलेबल है, आप खुद से तैयारी कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको थ्योरेटिकल मटेरियल कंप्लीट होना चाहिए। कंप्लीट होने का मतलब कि आपको रिमेंबर तो होना चाहिए, है ना, क्लिस्टर क्लियर। अगर आप और तैयारी करने का तरीका है कि आप सब्जेक्ट वाइज पढ़ो। ऐसा नहीं कि आज 2 घंटे नर्सिंग पीडिया पढ़ रहा हूँ, 2 घंटे MSN पढ़ रहा हूँ, तो चंकिंग मेथड यूज़ मत करो इसमें ना। नंबर याद करने में यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पर यूज़ नहीं करना है। आप 4 दिन पीडिया पढ़ रहे हो, 4 दिन पीडिया ही कंप्लीट करो। अपने शॉर्ट नोट्स हैंड रिटन बनाओ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं। उन जो पीडीएफ सब्जेक्ट हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड आपको सारे MCQs करने टॉपिक वाइज, जो आपको बुक में PR यादव बुक सब रिकमेंडेड करते हैं, मैं भी रिकमेंडेड कर देता हूं। PR यादव है ना, बेस्ट है। उसमें टॉपिक वाइज और प्रीवियस क्वेश्चन मिल जाते हैं। PR यादव में शायद 2 आती है ना, एक थ्योरी आती है, एक MCQ आती है। थ्योरी तो आपका इतना जेन्युइन नहीं है, तो बेस्ट MCQ रहेगी। MCQ क्योंकि आजकल जो लेवल है वो काफी ज्यादा हाई हो चुका है। PR यादव बेस्ट बुक है। तो बेसिक क्वेश्चन के लिए आपको नॉर्मल क्वेश्चन, क्योंकि कंपटीशन में 2 चीज होती है, एक तो आपको हाई लेवल के क्वेश्चन आते हैं जैसे कि NCLEX पैटर्न, दूसरा आता है आपका सिंपल क्वेश्चन जैसे कि आपका PR यादव। अगर आपने मान लो आपने काफी अच्छे से क्रिटिकल नॉलेज वाली चीजें पढ़ भी ली, जैसे NCLEX लेवल आपकी अच्छी तैयारी है, बट आपको छोटे क्वेश्चंस आपके रह जाते हैं और नेगेटिव मार्किंग के आपको पीछे रह जाते हैं। तो हमें दोनों ही देखना है कि आपको बेसिक क्वेश्चन भी आना चाहिए, एनाटॉमी से लेकर आपको नॉर्मल MCQs आना चाहिए, और आपको क्रिटिकल पैटर्न पे NCLEX बेस भी सोल्व करने, दोनों चीजें करनी। दूसरा है कि आपको नेगेटिव मार्किंग के बारे में भी सोचना है कि हाउ टू कंट्रोल द नेगेटिव मार्किंग। जैसे 18 मिनट में 20 क्वेश्चन करने, तो वो आपकी प्रैक्टिस एग्जाम के पहले होना चाहिए, बिल्कुल, है ना। इसलिए टेस्ट सीरीज जरूरी होती है। टेस्ट सीरीज का पर्पस बोले कि टेस्ट सीरीज क्यों लेना चाहिए भाई, सेम क्वेश्चन रिपीट होते हैं वहाँ पर, वो आपका टाइम मैनेजमेंट के लिए जरूरी है। और एग्जाम ओरिएंटेड कि एग्जाम में आप कैसे परफॉर्मेंस दोगे जब आपके सामने एग्जाम खुलेगा। जैसे पहली बार आप एग्जाम देने जा रहे हो, कोई एग्जाम सेंटर के अंदर एंट्री करी, हाँ, उसके बाद से बताओ। सर अगर मैं एग्जाम सेंटर की बात करूँ, ये डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे। हाँ। जैसे मैं एग्जाम देने जाता हूँ, पहले तो एग्जाम देने जाओ तो पढ़ा, एक दिन पहले तो पढ़ना छोड़ दो, है ना। एग्जाम के बाहर जाओ, अच्छा सा ब्रेकफास्ट लेके रिलैक्स होके, गर्मी में जा रहे हो जूस वूस पी के हाइड्रेटेड होके जाओ, अपना एडमिट कार्ड लेके जाओ, अपना आधार कार्ड लेके जाओ, एंटर्ड करो, चेयर पे बैठो, जस्ट वॉशरूम करो और अपना पानी वानी पी के रेडी रहो एग्जाम के लिए, क्योंकि वो स्ट्रेस का माहौल है एग्जाम देने के लिए, है ना, स्ट्रेस का माहौल है। तो जनरली रेडी रहो। जैसे एग्जाम खुलता है आपके सामने, आपको 3 क्वेश्चन नहीं आए, मैं बता रहा हूँ कि नहीं है, आएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा। आपको नहीं है, घबराना नहीं है, ठीक है। उस सेगमेंट में चलना है। पहले सेगमेंट में जितने 18 मिनट की बात करें, पहले सेगमेंट में जितने क्वेश्चन हो पा रहे वो करना है, रिलैक्स रहना है। बट यहाँ पर सेगमेंट वाइज जब हम क्वेश्चन करते हैं तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें जो 5 सेगमेंट है, 100 क्वेश्चन है, 5 सेगमेंट है हमारे पास, उन 5 सेगमेंट में आपको बराबर क्वेश्चन मार्क करके चलना है। कैसे? आपको यही सोचना है कि 20 क्वेश्चन का ही 18 क्वेश्चन का 18 मिनट में 20 क्वेश्चन ही हमारे पास, अब इसमें कितना परफॉर्मेंस दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि 20 में से हमने 4 ही क्वेश्चन करे पहले सेगमेंट में, दूसरे सेगमेंट में हमने 8 किए, तीसरे सेगमेंट में हमने 10 किए, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके एंड में जाके कम पड़ जाएगा, क्योंकि आपका 50% ज़रा मार्किंग होना चाहिए। तो कम से कम आपको एवरेज 50% ज़रा क्वेश्चन करने, मतलब 10 से 11-12 क्वेश्चन करने ही करने, चाहे आपको आ रहे हो चाहे नहीं आ रहे। अब नहीं आ रहे का मतलब है कि मतलब करना है, अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो करना पड़ेगा। या तो आप पढ़ के करो उनको, और नहीं आ रहे हो तब भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप 10-10 क्वेश्चन करके आ रहे हो सब सेगमेंट में, तो 50 क्वेश्चन हुए, 50 में से नेगेटिव मार्किंग होगी तो 40% बनेगा, 40% में आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। अच्छा, ठीक है। तो कम से कम आपको ये ओरिएंटेड रहना है कि कम से कम हर सेगमेंट में आई थिंक 60% 70% क्वालिफाई, तो आपको हर सेगमेंट में 60% करके आना है, MCQ सोल्व ही करना है। ये आपका जर्नी रहेगा। उसके बाद अगर आपको एग्जाम आ रहा है, अच्छे से आ रहा है, अगर मान लो आपके दोनों सेगमेंट अच्छे गए, पहला सेगमेंट और सेकंड सेगमेंट आप 15-15 क्वेश्चन कर पाए हो, थर्ड सेगमेंट 10 क्वेश्चन करें, तो पीछे की सेगमेंट में आप क्या कर सकते हो, अपना नेगेटिव कंट्रोल कर सकते हो।
और अगर आप आगे के सेगमेंट में कम क्वेश्चन करें तो पैसे जो लास्ट वाले 2 सेगमेंट रहेंगे उसमें आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा, आपको मोर देन 15 क्वेश्चन वहाँ पर करना ही पड़ेगा ना चाहते हो। तो ये तो हुआ एग्जाम की बात कि इस प्रकार से आप एग्जाम दे सकते हैं, क्योंकि अभी सिनेरियो यही चल रहा है कि आपका सेगमेंट बेस एग्जाम आता है। सेगमेंट में से हाँ ये तो ये चीज़ थी। अब करते हैं वीडियो को अपन यहाँ पर फिनिश लास्ट में, और कोशिश करेंगे कि 1-2 बार और इनके साथ में अपन। मैं बोलना चाहूँगा कि आप दिल्ली आओ, ठीक है, दिल्ली बैठ के हम अच्छे से बात करते हैं इसको। और भी जो मुद्दे हैं, जैसे काफ़ी सारे इश्यूज होते हैं नर्सिंग में, ये तो एक कंटेंट की बात हुई कि नर्सिंग जर्नी क्या रहा, बिल्कुल है ना, ड्रीम्स होने चाहिए, काफ़ी सारे मुद्दे रहते हैं, सभी चीज़ें। ड्रीम्स होने चाहिए, पैशनेट होना चाहिए। तैयारी की बात करो तो आप तैयारी कम से कम आपको एक दिन में, अगर आप नर्सिंग की जेन्युइनली आप एग्जाम क्लियर करना है तो आपको कम से कम 10 घंटे देना ही पड़ेगा, 6 महीने के लिए, ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, ओनली 6 मंथ के लिए आपको देना पड़ेगा, कंटेंट को याद करना पड़ेगा। तो अगर बेसिकली बाद में बात करके आपके दिमाग में कुछ ना कुछ पैशन होना चाहिए, कोई ना कोई चीज़ होना चाहिए, ड्रीम्स होना चाहिए कि इस चीज़ के लिए मुझे पढ़ना है, तभी आप कर पाओगे। और फैमिली प्रॉब्लम्स को अवॉइडेंस रखो जितना भी, अगर जब आप एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो ना, जो भी दूसरी लाइफ चल रही है उसको थोड़ा साइड रखो, नहीं तो नहीं कर पाओगे। सही है मेरे को भी काफ़ी कुछ अभी सीखने को मिला, और इनका बोलने का तरीका भी काफ़ी शानदार है। तो कोशिश करेंगे कि आगे और भी है ना इनके साथ में अपन लाइव आए और पॉडकास्ट के साथ आए। तो चलो एंड के साथ में एंड करते हो, कुछ लास्ट में कहना चाहो? थैंक यू सो मच सैलेस कंसल्टेंसी, और काफ़ी अच्छा कर रहा है अभी और करेगा आगे भी, मुझे है कि कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं ना हम। देखो लाइफ में ये होता है, कोशिश कर रहा हूँ। मैंने लाइफ पे कई चीज़ बोली हुई थी एक बार कि कुछ चीज़ छूटेगी तो कुछ चीज़ आएगी, कुछ चीज़ ऐड होगी, रास्ते खोजते रहो, डोर खटखटाते रहो, कोई तो दरवाज़ा खुलेगा जो हमें अपनी मंजिल की ओर लेके जाए। बिल्कुल। तो कोई तो दरवाज़ा खुलेगा, ठीक है। तो इनको जल्दी हम बोलेंगे कि आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर ज्वाइन करो सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। दिखाई नहीं देंगे हम लोग, बट बात करूँगा कि जल्दी ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच टू गाइस।